हेलो डियर स्टूडेंट्स, बहुत अच्छे से पहला चैप्टर खत्म करने के बाद आज हम स्टार्ट कर रहे हैं अपना दूसरा अध्याय। और दूसरा अध्याय क्या है? दूसरा अध्याय है हमारा बच्चों, पुष्पी पादपों में लैंगिक प्रजनन। क्या है दूसरा अध्याय? हम जो दूसरा अध्याय पढ़ने जा रहे हैं वो है पुष्पी पादपों में लैंगिक प्रजनन। यस, हम इस अध्याय की जब बात करते हैं तो हम बात करते हैं लैंगिक प्रजनन की, और वो भी कहां पे? पादपों में। तो सबसे पहला सवाल ये बनता है, क्या पादपों में लैंगिक प्रजनन होता है, संभव है? क्या लैंगिक प्रजनन की क्रिया को करने के लिए पादपों के अंदर लिंग पाए जाते हैं? तो यहां से कहानी शुरू होती है इस अध्याय की, जहां पे हमने क्या बोला? पुष्पी पादपों में लैंगिक जनन में सबसे पहले हम क्या सीखेंगे बच्चों? सबसे पहले हम ये सीखते हैं कि पादपों में लैंगिक जनन संभव है या नहीं है। पहला सवाल, कि क्या पादपों में लैंगिक जनन संभव है? क्या सीखा? पहला सवाल कि पादपों में क्या लैंगिक जनन संभव है? और जब इस सवाल का जवाब देखने जाते हैं तो जवाब मिलता है हां। इस सवाल का जवाब क्या मिलता है बच्चे? कि पादपों में लैंगिक जनन संभव है। अब जब हम लैंगिक जनन की बात करते हैं तो पिछले अध्याय में आपको सिखा चुका हूं कि जब हम लोग लैंगिक जनन की बात करते हैं तो सबसे बड़ा सवाल क्या है दिमाग में, कि यार लैंगिक जनन करने के लिए जीवों के अंदर, चाहे जंतु हो या पादप हो, उनके अंदर कुछ विशिष्टताएं होनी चाहिए। वो विशेषताएं क्या हैं? कि लैंगिक जनन वह प्रक्रिया है जिसमें दो पितरों का समावेश होता है। यस और नो? यानी यहां पे जब हम देखते हैं तो हमने पहले पिछले चैप्टर में बात कर ली कि जब भी हम पढ़ेंगे लैंगिक जनन को तो लैंगिक जनन हमेशा कैसा है? लैंगिक जनन है द्विपैत्रिक। लैंगिक जनन कैसा है? द्विपैत्रिक। मतलब दो पितृ चाहिए इसमें। यस और नो? जिसमें से हमने ये भी सीखा था, एक नर होता है और दूसरी होती है बेटा क्या? मादा। एक नर, दूसरी मादा। तो क्या पादप में ऐसी चीजें हैं कि इसके अंदर नर जननांग और मादा जननांग है? तो बच्चों, हमने जब लिखा संभव है तो दूसरा सवाल क्या उठता है? आपने कहा कि लैंगिक जनन संभव है। भाई साहब ये बताइए, पादपों में लैंगिक जनन कैसे होगा? यहां पे तो दो पितरों की आवश्यकता होती है। अगर आप कह रहे हैं संभव है, इसका मतलब कि यहां पे कुछ न कुछ, कोई ना कोई ऐसी संरचना है जहां पे ये दोनों दोनों ये उपस्थित हैं। यस और नो? और वो संरचना जब हम बात करते हैं संभव है, कैसे संभव है? तो संभव ऐसे है कि यहाँ पे जो पुष्प होते हैं, क्या होते हैं? पुष्प। ये पुष्प पादप के लैंगिक जननांग है। ये पुष्प क्या होते हैं? ये पादप के लैंगिक जननांग होते हैं। तो सबसे बढ़िया बात तो पहले ये सीखना पड़ता है कि पुष्प क्या है बच्चे? ये पुष्प जो हैं, ये पुष्प पादप के लैंगिक जननांग हैं, और पुष्प के अंदर ही नर व मादा ये दोनों संरचनाएं पाई जाती हैं। चलो आपको सिखाता हूं। एक टिपिकल फ्लावर बनाते हैं, एक पुष्प बनाते हैं बच्चे। जब हम पुष्प का निर्माण कर रहे हैं, जब हम पुष्प बना रहे हैं तो पुष्प के अंदर सबसे पहले हम बनाते हैं एक पुष्पासन। पुष्पासन, और ये वो चीज है जिससे ये पुष्प जुड़ा है किसी टहनी से, और इसके ऊपर सबसे बाहर पाया जाता है एक ग्रीन कलर का लीफी स्ट्रक्चर, पत्ती जैसा संरचना। और इसके अंदर पाया जाता है पुष्प का रंगीन भाग। सबसे बीच में है पुष्प का एक ऐसा भाग, एक ऐसी आकृति होती है जिसे हम मादा जननांग बोलते हैं, और इस मादा जननांग के ठीक बाद में यहां पे नर जननांग। समझिएगा बात क्या है।
इसके अलावा पुष्प में क्या पाया जाता है? इसके अलावा पुष्प के अंदर पाया जाता है एक उसका रंगीन हिस्सा जो पुष्प के अंदर सुंदरता लेके आता है, वो वाला कलरफुल पार्ट। मतलब एक पुष्प को जब हम देखते हैं तो उस पुष्प के अंदर हमें बेसिकली सामान्यतः मूलभूत पुष्प को देखें तो 4 संरचनाएं नजर आती है बच्चों, ध्यान से देखेंगे। सबसे ये हो गया पुष्पवृंत, ये क्या है? पुष्पवृंत। ये है पुष्प का बाह्य दल, ये इसका रंगीन हिस्सा, ये होता है दल, पुष्प का बाह्य दल। और ये जो संरचना है ना पुष्प की, ये कहलाती है पुंकेसर। ये क्या कहलाती है? पुंकेसर। और ये जो संरचना है इसे हम नाम देते हैं स्त्री केसर। ध्यान से देखेंगे, पुंकेसर और स्त्री केसर। यानी एक सामान्य पुष्प में ये 4 मेन चीज होती है। 4 मतलब एक तो ये बाह्य दल, दूसरा दल, तीसरा पुंकेसर, चौथा स्त्री केसर। ध्यान से देखना, लिख रहा हूं मैं, ये डिटेल आपको पता होनी चाहिए। एक सामान्य पुष्प में मुख्यतया जब भी हम एक पुष्प को देखते हैं, एक नॉर्मल फ्लावर में मुख्यतया 4 पुष्पांग पाए जाते हैं। कितने? 4 पुष्पांग पाए जाते हैं। इन चारों पुष्पांगों को जब हम देखते हैं तो समझ में आता है कि जो 4 पुष्पांग हैं, मुख्यतः क्या लिखा हमने? सबसे बाहर लिखा हमने बाह्य दल। क्या था ये? बाह्य दल। कैसा बनाया था हमने इसको? पत्ती के जैसे थोड़ा सा हरा भरा, यस और नो? ऐसा। यह कली अवस्था में पुष्प कैसा होता है? जब कली की अवस्था में होता है, या कली अवस्था में पुष्पांगों की रक्षा करता है। ये क्या करता है? पुष्पांगों की रक्षा करता है तथा प्रकाश संश्लेषण करके कली को पुष्प बनने में सहायता प्रदान करता है। क्या करता है? सहायता प्रदान करता है। स्पष्ट है? दूसरा देखेंगे, दूसरा होता है दल। पहला क्या सीखा? बाह्य दल, दूसरा है दल। दल क्या होता है? दल पुष्प का रंगीन हिस्सा होता है, जिसकी वजह से फूलों में रंग आता है। वो कलर, वो रंग जो आता है पुष्पों के अंदर, वो रंग इन्हीं दलों के वजह से आता है। इसकी कहानी क्या है? पहली बात खत्म। यह पुष्प का रंगीन भाग होता है,
जो विभिन्न फूलों में अलग अलग रंग का होता है। कैसा होता है? अलग अलग कलर का है ना, अलग अलग रंग का होता है, तथा कीटों को परागण के लिए आकर्षित करता है। हम साथ साथ सीखते चल रहे हैं कि इनके काम क्या है ना। आपके एनसीईआरटी में, आपके पुस्तक में, जो आपके स्टेट बोर्ड है उसमें लिखा हुआ है, तो थोड़ा सा इधर उधर लिखा है। हम क्या कर रहे हैं, साथ साथ लेके चल रहे हैं। तो हमने 2 हिस्से यहाँ पे कर लिए बेटा। तीसरा हिस्सा, पुंकेसर, और चौथा हिस्सा स्त्रीकेसर। पुंकेसर जो है, जो हम लोग ऐसे बना रहे थे, और स्त्रीकेसर हमने ऐसे बना रखा है। यस और नो? ये पुष्प का, यहाँ पे बहुत फोकस करने की जरूरत है। पुंकेसर पुष्प का नर जननांग है। ये क्या है? नर जननांग। और ये है मादा जननांग। स्त्री केसर क्या होती है? मादा जननांग। अच्छा, अब समझ में आया कि आपने क्यों बोला, अब समझ में आया कि आपने क्यों बोला ये बात कि पुष्प पादप के लैंगिक जनन की संरचनाएं हैं। क्योंकि अब क्लियर हो रहा है कि लैंगिक जनन करने के लिए जो नर व मादा की बात होती है वो यहाँ पे है। यस और नो? जो नर या मादा की बात होती है वो कहाँ पे हैं? यहाँ पे रखे हुए हैं। इसी वजह से हमने बात की और बोला कि पुष्पों का जो जननांग है वो यहाँ पे है। यस और नो? ये क्या हो गए? पुष्पीय जननांग, यानी पुष्प के ऊपर जननांग पाए जाते हैं। अब हमें कोई शंका नहीं है इसमें। यस और नो बच्चे? पुष्पों के ऊपर जननांग पाए जाते, अब हमें इसमें डाउट नहीं है। हम समझ गए सर, पुष्पों के अंदर जननांग है, नर जननांग है पुंकेसर, मादा जननांग है स्त्रीकेसर। अब हम समझ गए। स्पष्ट है बेटा ये बात? अब जब हम जननांग देख लिए तो हम, आपकी एनसीईआरटी में लिख रखा है कि, आपके बुक में लिख रखा है, जो भी आप बुक फॉलो करते हैं स्टेट बोर्ड वाले भी, कि वहां पे जो पुष्प बन रहा है पुष्प जननांग है। तो ऐसा नहीं कि पुष्प पहले ही बन जाता है, नहीं। पहले अध्याय में पढ़े थे कि किसी भी जीव के जीवन काल में 3 अवस्थाएं थी। एक किशोरावस्था, एक जनन की अवस्था, एक जीर्णा या वृद्धावस्था। यस और नो? जब भी कोई जाति प्रजाति हम देख रहे थे, जब वह अपनी किशोरावस्था को पार कर जाता है तब उसके अंदर जनन की अवस्था आती है, और जनन की अवस्था में उनके अंदर जननांगों का विकास शुरू हो जाता है। यस और नो? वैसे ही कहानी यहां पे भी है बच्चे। कहानी क्या है कि जब आप देखते हैं किसी भी पादप को, जब एक पादप, हम पूरी कहानी बताते हुए आपको, पहला स्टेज क्या है? किशोरावस्था। यस और नो? किशोरावस्था। ये कब की फेज है? पिछले अध्याय में पढ़ा चुका हूं। कब से? जन्म से लेके, पैदा होने से लेके प्रजनन अवस्था की शुरुआत यहां तक होगी। क्लियर बच्चे? इसको आप क्या बोल रहे हैं? किशोरा अवस्था बोल रहे हैं। यस और नो? इसे क्या बोल रहे हैं? किशोरावस्था। समझिएगा, इस अवस्था में पादप की वृद्धि होती है। इस अवस्था में क्या होती है? पादप की
क्या हो रहा है बच्चे इस फेज में? इस फेज में पादप की वृद्धि हो रही है, बढ़ रहा है। बीज से निकला, अरे सीड से ही निकलेगा, बीज से बना पादप, वो पादप की क्या हो रही है? ग्रोथ हो रही है, उसकी वृद्धि हो रही है, उसकी आकार में वृद्धि हो रही है, शारीरिक संरचना उसकी बन रही है। जब वृद्धि होती है, वृद्धि एक निश्चित वृद्धि अवस्था के बाद, एक निश्चित वृद्धि अवस्था के पश्चात जब वह परिपक्व हो जाता है, जब वह परिपक्व हो जाता है, उसमें जननिक अवस्था के लिए, उसमें जननिक अवस्था शुरू करने हेतु हार्मोन स्राव प्रारंभ हो जाता है। उसमें क्या होने लगता है? जब बहुत ध्यान से देखने की बात है, जब वो वृद्धि कर रहा है, वृद्धि कर रहा है, वृद्धि कर रहा है, वृद्धि कर रहा है, जब उसकी एक डेफिनिट ग्रोथ हो जाती है, जब उसकी वृद्धि की एक नियत स्थिति हो जाती है, तब उस पादप के अंदर कुछ रसायनों का स्राव होता है जो उसके अंदर जनन की अवस्था की शुरुआत करते हैं। बच्चों जरा इस बात को समझने की कोशिश करना। आप लोग जब पैदा हुए थे, छोटे से बच्चे थे आप, और आपके शरीर में उस समय यह कंडीशन नहीं थी कि आप रिप्रोडक्शन कर सको, यस और नो, आप रिप्रोडक्टिवली मैच्योर नहीं थे तब। वैसे ही पादप भी तब जनन के लिए मैच्योर नहीं होता पूरी तरीके से, पादपों के अंदर भी तब जनन की इतनी मैच्योर स्टेज नहीं होती। फिर क्या होता है? पहले उनके अंदर वृद्धि होती है, इनिशियली क्या होती है? उनके अंदर वृद्धि होती है, और एक नियत निश्चित वृद्धि के पश्चात जब उनका शरीर इतना परिपक्व हो जाता है, इतना मैच्योर हो जाता है कि वो वृद्धि के बाद अब जनन अवस्था में जा सकते हैं। तो जनन अवस्था में जाने के पहले ही, देखो किशोरावस्था में ही लिखा है, जनन अवस्था में जाने के पहले ही, किशोरावस्था में ही यहां पे कुछ रसायनों का, कुछ हार्मोन्स का स्रावण शुरू हो जाता है। स्पष्ट है? अब यहां पे देखिए, आपको एक और बहुत अच्छी सी बात सिखानी है कि जो पुष्प हैं वो पुष्प क्या होते हैं। ये डायरेक्ट सवाल पूछा जाता है आपसे, पुष्प क्या है ना? सीखिएगा। हार्मोन स्रावण होना शुरू हुआ, हार्मोन का नाम आपकी पुस्तक में लिखा नहीं है, आपकी पुस्तक में बस लिखा है हार्मोन का स्राव शुरू हो जाता है। हार्मोन का नाम है बेटा फ्लोरिजन हार्मोन। देखो कितना बढ़िया नाम है, फ्लोरिजन। अगर इंग्लिश में लिखूं ना तो ऐसे लिखूंगा, फ्लोरिजन, जिसमें फ्लोरी का मतलब हो रहा है फ्लावर, और जेन का मतलब होता है जनरेटर। मतलब ये वो वाला हार्मोन है, ये वो रसायन है जो क्या कर रहा है? जो पुष्प को पैदा कर रहा है। अब पुष्प पैदा कैसे होता है? आप लोगों को पिछले अध्याय में सिखा चुका हूं, एक बार फिर से बोल रहा हूं कि पुष्प जो है वो बनता है तने के रूपांतरण से। ये है एक तना, ये क्या है? एक तना है, और तने की पहचान होती है कि तने के ऊपर यहां पे पर्व और पर्व संधियां पाई जाती हैं। इसको बोलते हैं आप लोग पर्व संधि। ध्यान से समझेंगे, पर्व संधि, और दो पर्व संधियों के बीच की जो जगह है, ये जो जगह है इसे हम बोलते हैं पर्व। तो पर्व और पर्व संधि तने की पहचान है। जैसे ही ये फ्लोरिजन हार्मोन इसके ऊपर काम करना शुरू करता है,
जैसे ही ये फ्लोरिजन हार्मोन, मतलब जब उसकी किशोरावस्था एक निश्चित वृद्धि उसके अंदर हो गई, उसके अंदर फ्लोरिजन हार्मोन निकला, वो हार्मोन तने के ऊपर काम करना शुरू कर देता है और इसके ऊपर काम करने से तने का रूपांतरण होता है। क्या होता है? क्या हो जाता है? तने का रूपांतरण। और तने का रूपांतरण कैसे होता है ये भी बताता हूं। तने के रूपांतरण में दो चीजें हो रही हैं। पहली चीज, पर्व की लंबाई घट रही है। जो पर्व हैं, ये पर्व, इनकी लंबाई घट रही है। और दूसरी चीज, जब ये लंबाई घट रही है तो पर्व संधियों का संघनन हो रहा है। अपने आप ही हो जाएगा, यस और नो, समझना। पर्व संधियों का क्या हो जाता है? संघनन। ये दो चीजें आपको यहां पे होती दिखेगी। तने का रूपांतरण, रूपांतरण में क्या हो रहा है? एक तो पर्व की लंबाई कम हो रही है, दूसरा पर्व संधियों का संघनन हो रहा है। तो इसकी वजह से जो आप ये संरचना देख रहे हैं, ये अब ऐसी ना दिख के आपको ऐसी दिखनी शुरू हो जाती है। ये, और ये संघनित संरचना है। ये क्या है? ये संघनित संरचना है, जो संघनन हो गया है। यहां पे पर्व की लंबाई, अब समझो कोई चीज लंबी सी है, जब उसको दबाओगे, जब वो छोटी होगी तो वो साइड से तो फैलेगी, इस वजह से ये क्या हो जाता है? फैल जाता है। और ये जो फैला हुआ हिस्सा दिख रहा है, मैं थोड़ा सा बड़ा बनाऊं, ऐसा। यहां पे कुछ और नहीं है, यहां पे क्या है? ये पर्व और पर्व संधियां ही हैं। लेकिन इस हिस्से में फ्लोरिजन हार्मोन ने काम किया, तो यहां पे जो पर्व की लंबाई है वो घट गई है और पर्व संधियां संघनित हो गई हैं। क्लियर बच्चे? और इस जगह पे पाए जाते हैं कुछ विभज्योतक। यहाँ पे कुछ कोशिकाएं होती हैं, विभज्योतक बोलते हैं। और ये पूरी संरचना कुछ समय के बाद, यहाँ पे ध्यान देना, जो इसकी आखिरी पर्व संधि है, यहाँ से कुछ संरचना बनती है और ये इसको ऐसे घेर लेती है। जो लास्ट वाली पर्व संधि है ना, यहाँ पे, यहाँ से कुछ संरचना बनी जिसने इसको घेर लिया, हमने इसको बना भी दिया। कुछ ऐसी सी संरचना, हम इसे कली बोलते हैं। अच्छा, अब समझ में आया? अब समझ में आया कि पहले तना था, तने के अंदर रूपांतरण हुआ, रूपांतरण में क्या हुआ? सीख गए। रूपांतरण के पश्चात तने के अंदर, रूपांतरण के पश्चात वहां पे कली या कलिका बनी। और इस कली का ये जो सबसे बाहर का हिस्सा देख रहे हैं, जो हरे रंग का है, वो कुछ और नहीं है। जो हरे रंग का है वो कुछ और नहीं है, ये है बाह्य दल। वो क्या है? बाह्य दल। काम क्या है बाह्य दल का? अब काम भी देख लेते हैं फटाफट। ये क्या कर रही है? एक तो पुष्पांगों की रक्षा कर रही है और प्रकाश संश्लेषण करके कली को पुष्प बनने में सहायता प्रदान करती है। मतलब ये प्रकाश संश्लेषण करके भोजन भी बना रहा है और इसके हेल्प से यहाँ पे जो कली है, इसे आपके एनसीईआरटी में लिखा है फ्लोरल प्रिमोर्डियम। आपकी बुक में क्या लिखा है? फ्लोरल प्रिमोर्डियम। कलिका के विभज्योतक पाए जाते हैं। कली विभज्योतक लिख ही देता हूं मैं। यहां पे क्या होते हैं? कली या कलिका विभज्योतक पाए जाते हैं। और ये जो विभज्योतक हैं, इनके अंदर विभाजन होना शुरू होता है फिर से। और ये कली कुछ समय के पश्चात, जब ये खाना पानी खा के मजबूत हो जाती हैं, इनके विभज्योतक में डिवीजन होता है। तो जो ये जो पर्व संधियां हैं, इन पर्व संधियों पे देखो, तने के अंदर कभी कुछ भी बनेगा वो पर्व संधि पे ही बनेगा। यदि दिमाग में सेट कर लेना, तने के ऊपर कभी भी कुछ भी संरचना बनेगी वो पर्व संधि पे बनेगी। आप लोगों ने 11th में आकारकी वाले अध्याय में मॉर्फोलॉजी में सीखा होगा कि हमेशा नोड से, गांठ से या पर्व संधि से ही कोई संरचना बनती है। यस और नो? तो यहां पे भी इनके जो आपने पर्व संधियां बना रखी हैं, विभिन्न पर्व संधियों से अब बना रहा हूं, ध्यान से देखना कि हुआ क्या। ये जो तना है, ये तना अभी भी ऐसे ही है, ऊपर का हिस्सा थोड़ा सा फूला हुआ। यहाँ पे आपने विभिन्न पर्व संधियां बना दी।
ये ले लो। ये जो फूला हुआ हिस्सा है इसमें से सबसे बाहर वाले से क्या निकला था? सबसे बाहर वाले से वो हमारा बाह्यदल निकला हुआ है। यस और नो? अंदर वाले से क्या निकला हुआ है? अंदर वाले से दल निकला हुआ है। उसके ठीक अंदर वाले से क्या निकला हुआ है? यहां से निकला हुआ है हमारे पुंकेसर। समझ रहे हैं? सभी इसी पर्व संधियों से निकल रहे हैं। और सबसे बीच वाले हिस्से से, जो सबसे बीच वाली पर्व है हमारी, यहां से विकसित हो जाती है इस पुष्प की मादा संरचना। तो पुष्प कैसे बना? पुष्प कैसे बना? हार्मोन का स्रावण हुआ। हार्मोन स्रावण से फ्लोरिजन हार्मोन ने तने को रूपांतरित किया। तने के रूपांतरण से एक पुष्प का निर्माण हो गया। क्लियर है बच्चे? क्या हो गया? एक पुष्प का निर्माण हो जाता है, जिसमें ये पुष्पवृंत हो गया, ये पुष्पासन हो गए, ये बाकी सारी संरचनाएं जो हमने पढ़ा है। तो हम बोल सकते हैं क्या कि जो पादप के अंदर पुष्प बन रहा है, पुष्प और कुछ नहीं है, पुष्प एक रूपांतरित तना है। बोल सकते बेटा? पुष्प क्या है? एक रूपांतरित तना है। अब तो दिखा दिया मैंने, तने के अंदर रूपांतरण से ही तो पुष्प बना है। यस और नो? पुष्प एक रूपांतरित तना है। पुष्प का निर्माण तने पर हार्मोन स्राव के वजह से, हार्मोन स्राव के कारण होता है। जब हार्मोन स्राव के कारण होता है तो ये हार्मोन कब स्रावित होते हैं? जब पुष्प की एक निश्चित वृद्धि हो जाती है, तब इसके अंदर क्या होते हैं? हार्मोन का स्रावण शुरू हो जाता है और हार्मोन स्राव से पुष्प का निर्माण हो गया। स्पष्ट है ये बात भी? अब समझिए, बहुत ज्यादा जरूरी, कुछ पादपों में पुष्प संरचना में, कुछ पादपों में जब पुष्प रचना को देखते हैं, पुष्प रचना में दोनों जननांग उपस्थित होते हैं। दोनों जननांग क्या होते हैं? उपस्थित होते हैं। मतलब स्त्री केसर व पुंकेसर दोनों जननांग उपस्थित होते हैं। ऐसे पुष्प उभयलिंगी पुष्प कहलाते हैं। ऐसे पुष्प क्या कहलाते हैं? उभयलिंगी पुष्प कहलाते हैं। यहां पे क्या ध्यान देना है? जहां पे दोनों जननांग उपस्थित होते हैं, उभयलिंगी पुष्प कहलाते हैं। ये आपको याद रखना है कि उभयलिंगी क्या होगा। यस और नो? जबकि कुछ पादपों में केवल नर अथवा मादा में से कोई एक जननांग ही क्या हो रहा है? कोई एक जननांग ही पाया जाता है। कोई एक ही स्ट्रक्चर है। ऐसे पुष्प
जननांगों के आधार पर नर पुष्प अथवा मादा पुष्प, कामा, यहां पे क्या था, उभयलिंगी पुष्प कहलाते हैं, ये एक लिंगी पुष्प कहलाते हैं। मतलब अगर नर है तो नर पुष्प है, मादा है तो मादा पुष्प है, लेकिन इस पे एक ही संरचना है, इसलिए ये क्या कहलाते हैं बच्चे, एक लिंगी पुष्प कहलाते हैं। ये क्या कहलाते हैं, एक लिंगी पुष्प। तो पुष्प दो प्रकार के लिंगों के आधार पे, यस और नो। ये पुष्प उभयलिंगी भी हो सकते हैं और केवल नर अथवा मादा में से कोई एक होगा। नर होगा तो नर पुष्प, मादा होगी तो मादा पुष्प। ऐसे पुष्पों को एक लिंगी पुष्प कहते हैं। क्या कहते हैं ऐसे पुष्पों को, एक लिंगी पुष्प कहा जाता है। क्लियर है बच्चे। तो ये हो गया हमारे पुष्प की संरचना के बारे में। ये क्या हो गया हमारे पुष्पों के संरचना के बारे में कि कहाँ पे पुष्प कैसे बना, पुष्प जननांग है तो पुष्प के अंदर जनन अंग कौन कौन से हैं, ये सारी कहानी हमने यहाँ पे सीख लिया। ये करने के बाद अब हम लोग चल रहे हैं एक एक जननांग के बारे में पढ़ने के लिए, जिसमें हम शुरू कर रहे हैं फिलहाल सबसे पहले नर जन